एक सवाल अक्सर मन में आता है, मेक इन इंडिया का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, फिर भी हमारे बाजार चीनी सामानों से भरे क्यों हैं? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग भविष्य के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर हम खुद चीजें बना सकते हैं तो फिर हम चीन पर इतने निर्भर क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ व्यापार का सवाल नहीं है, ये हमारी आत्मनिर्भरता और भविष्य की आर्थिक रणनीति का सवाल है। और इसका जवाब, जैसा हम आगे देखेंगे, उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो सबसे पहले इस समस्या का स्केल यानी इसका पैमाना समझते हैं। ये जो दो बार दिख रहे हैं ना, बाईं तरफ वाला बार दिखाता है कि हम चीन से कितना सामान खरीदते हैं यानी हमारा आयात, और दाईं तरफ वाला है हमारा निर्यात, मतलब हम चीन को कितना सामान बेचते हैं। ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है कि हमारी अर्थव्यवस्था चीन के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है। हमें अपनी सोच थोड़ी बदलनी होगी। हम चीन से सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे, हम एक पूरे सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। तो चलिए इसी सिस्टम की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस विशाल सिस्टम का सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर हिस्सा वो है चीन का अविश्वसनीय स्केल, मतलब वो जिस पैमाने पर काम करता है जिसे हम उसका स्केल इंजन कह सकते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई एक टी शर्ट बनाता है तो उसकी लागत ज्यादा होगी, लेकिन अगर वही इंसान 10 लाख टी शर्ट बनाए तो हर एक टी शर्ट की लागत बहुत कम हो जाएगी। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और चीन ने बस इसी फॉर्मूले में महारत हासिल कर ली है। वो हर चीज इतनी ज्यादा मात्रा में बनाते हैं कि उनकी लागत बहुत नीचे आ जाती है और उनके दाम इतने कम हो जाते हैं कि मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि चीन के किसी एक कोने से भारत तक सामान भेजना कई बार भारत के ही एक शहर से दूसरे शहर भेजने से ज्यादा सस्ता और तेज पड़ता है। उनका जो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है ना, वो एक बिल्कुल सदी हुई मशीन की तरह काम करता है, और ये उनके एक्सपोर्ट सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। $500 अरब से भी ज्यादा, ये आंकड़ा है एक साल में सिर्फ एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के प्रोडक्शन का। जी हाँ, सिर्फ एक कंपोनेंट। ये स्केल इतना बड़ा है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है, और यही है वो स्केल इंजन जो चीन के मैन्युफैक्चरिंग दबदबे को ताकत देता है। लेकिन क्या चीन की सारी ताकत सिर्फ इस स्केल में ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अब चलते हैं सिस्टम के एक ऐसे हिस्से की तरफ जो इतना साफ साफ दिखाई नहीं देता पर है उतना ही जरूरी, और वो है सप्लाई चेन। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। इसे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम गैप कहा जाता है। मतलब ये कि एक मजबूत डोमेस्टिक सप्लाई चेन का ना होना। इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास एक शानदार कार बनाने की फैक्ट्री तो है, लेकिन उस कार में लगने वाले नट, बोल्ट, यहाँ तक कि इंजन बनाने की क्षमता हमारे पास उतनी नहीं है। एक मोबाइल फ़ोन का उदाहरण लेते हैं जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। हम फ़ोन पर बड़े गर्व से मेड इन इंडिया का टैग देखते हैं, लेकिन क्या ये वाकई पूरी तरह से मेड इन इंडिया है? ज़रा सोचिए, उसकी स्क्रीन चीन से आती है, बैटरी के ज़रूरी हिस्से वो भी चीन से, और जो फ़ोन का दिमाग है यानी प्रोसेसर, वो भी कहीं ना कहीं चीनी सप्लाई चेन पर ही निर्भर है। तो मेड इन इंडिया का मतलब असल में कई बार असेंबल्ड इन इंडिया बनकर रह जाता है। और ये कहानी सिर्फ फ़ोन तक ही सीमित नहीं है। दवाइयाँ बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी कच्चा माल होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs, वो चीन से आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे बड़े कंपोनेंट्स, स्पेशल केमिकल्स, ऐसी न जाने कितनी ही ज़रूरी सामग्री के लिए हम आज भी चीन पर निर्भर हैं। यही वो इकोसिस्टम गैप है जिसे भरना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत आखिर कर क्या रहा है? चलिए भारत की एक बहुत बड़ी रणनीति PLI स्कीम पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। सरकार की जो सबसे बड़ी पहल है वो है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जो भी कंपनी भारत में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज़्यादा सामान बनाएगी, उसे सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा, मतलब आर्थिक मदद। एक तरह से ये ज़्यादा बनाने का इनाम है। तो सवाल ये है कि क्या ये स्कीम काम कर रही है? इसका जवाब है
हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि इस स्कीम ने फाइनल असेंबली को तो पक्का बढ़ावा दिया है, लेकिन हमारी जो गहरी निर्भरता है इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर, वो अब भी बनी हुई है। मतलब कंपनियां अभी भी जरूरी हिस्से बाहर से ही मंगा रही हैं और उन्हें बस भारत में जोड़ रही हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा मौजूदा नजरिया बीमारी की जड़ पर काम करने के बजाय सिर्फ उसके लक्षणों का इलाज कर रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पौधे की जड़ें कमजोर हों और हम मरहम सिर्फ पत्तियों पर लगा रहे हों। जब तक हम वो जरूरी हिस्से और कच्चा माल देश में ही बनाने की क्षमता विकसित नहीं कर लेते, तब तक सच्ची मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता एक दूर का सपना ही रहेगी। तो कुल मिलाकर हम कहाँ खड़े हैं? बात यह है कि हमारे सामने जो चुनौती है वो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने की नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम से मुकाबला करने की है। ये एक प्रोडक्ट की लड़ाई दूसरे प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि एक इकोसिस्टम की लड़ाई दूसरे इकोसिस्टम से है। इससे एक आइसबर्ग की तरह समझ सकते हैं। हमें पानी के ऊपर सिर्फ एक सस्ता फोन दिखाई देता है, यानी आइसबर्ग का सिरा, लेकिन हम पानी के नीचे का वो विशाल अदृश्य हिस्सा नहीं देख पाते जो उसे संभव बनाता है। मतलब स्क्रीन, बैटरी, चिप्स और लॉजिस्टिक्स का पूरा इकोसिस्टम। चीन के साथ असल में मुकाबला करने का मतलब सिर्फ उस सिरे की नकल करना नहीं, बल्कि जमीन से वो पूरा का पूरा आइसबर्ग खड़ा करना है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हम चीन के सिस्टम को हूबहू कॉपी नहीं कर सकते, तो फिर हम अपना खुद का सिस्टम कैसे बना सकते हैं? ये सवाल सिर्फ अर्थशास्त्र या पॉलिसी का नहीं है। ये भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक नई कल्पना, एक नई सोच का सवाल है। हम सिर्फ फॉलोअर बनकर नहीं रह सकते, हमें इनोवेटर बनना होगा। लेकिन कैसे? शायद यही हमारे समय का सबसे बड़ा सवाल है।